यस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पढ़ रहे थे, राइट। और कहाँ तक पढ़े थे? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, राइट। तो जो रिलेशन आया था, जो एग्जैक्ट रिलेशन था, वो क्या था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में? याद है आप लोगों को? डेल वी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डेल्टा आर वेक्टर। ये एग्जैक्ट रिलेशन था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आज की क्लास पे इस पे क्वेश्चन डिस्कस होगा, राइट। क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो एक तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, राइट, एग्जैक्ट रिलेशन है, इससे आप जा ही सकते हो। लेकिन आप अगर मतलब इतना साइन के बीच नहीं पढ़ना चाहो तो आप जस्ट ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, डेल वी का मैग्नीट्यूड, ओके, इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डेल्टा आर। ठीक है, अगर ये याद रखो कि डेल्टा आर वेक्टर और डेल्टा ई वेक्टर अगर पता हो आपको तो डॉट प्रोडक्ट हो इससे डेल वी, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट मिलेगा। अब दोनों में से कोई एक पॉइंट दिया रहेगा, दूसरा का निकालना है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये ऑब्वियसली आप जस्ट मैग्नीट्यूड निकाले। तो एग्जैक्ट मतलब आंसर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके साथ एक नोट आपको बताए थे कि क्या याद रखना है। इसके साथ याद क्या रखना है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। अगर ये याद है, ये दो चीज याद है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। जल्दी से पेन पेपर आप लोग रेडी कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। दो प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट है और 1 मिनट सर, दोनों, 1 मिनट। ओके, दो पैरेलल प्लेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है, ठीक है। अब अगर इनके बीच, दोनों प्लेट के बीच का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है। ऑब्वियसली दो प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। ई का वैल्यू है कितना, 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, 20 वोल्ट पर मीटर, ओके। और अगर इस वाले प्लेट में 30 वोल्ट का पोटेंशियल है तो इस वाले प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, ये आप बताओ। ठीक है, जल्दी से आप क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि स्क्रीन का साइज मेरा यही है और मैं कुछ लिख नहीं पाऊंगा, मुझे डिलीट ही करना होगा, ठीक है। इसलिए जल्दी से ये क्वेश्चन आप लिख लो कि दो पैरेलल प्लेट है, उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है वो 20 वोल्ट पर मीटर है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। एक प्लेट पे 30 वोल्ट है अगर पोटेंशियल, तो दूसरे प्लेट पे पोटेंशियल कितना होगा। लिख लिए? अब इसे सॉल्व कैसे करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो एग्जैक्ट फार्मूला याद है जो किया है हम लोग, वो निकाल मतलब उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का सेकंड है कि हम लोगों को जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना आता है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डेल्टा आर होता है, राइट। अब ई का वैल्यू कितना है, 20 है, राइट, और डेल्टा आर का वैल्यू 2 है। और देखिए ई का डायरेक्शन भी ये है, डेल्टा आर का भी डायरेक्शन ये है, मतलब ई डॉट डी आर क्या होता है, ई डेल्टा आर कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 है, कॉस 0 1 होगा, तो यहाँ पे 1, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया, राइट। सो ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 40 मिला हम लोगों को। अब ध्यान से देखिए, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो 40 है। तो अब फिर से प्लेट पे जाते हैं, ठीक है। इस पे 30 है और दोनों के बीच का, दोनों प्लेट का जो डिफरेंस है वो 40 है। तो या तो इस पे -10 हो सकता है वोल्ट, या इस पे 70 वोल्ट हो सकता है। तो कौन सा सही है, कौन सा सही है? 70। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो ये है।
और हम लोग जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है ना। इसका मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। और यहाँ का अगर 30 है तो ऑब्वियसली ये -10 होगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन अगर मैं बता पाऊँ इसी पे, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, प्लेट है, ठीक है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो कुछ इस तरह से, बीच का डिस्टेंस क्या है 2 है, अगर इस पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है, और ये अगर 10 वोल्ट पर मीटर है। अच्छा, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, सॉरी यूनिट ले सकते हैं। आप लोग नया यूनिट देख रहे हो और कोई सवाल भी नहीं कर रहा है। यस सर, पहले इसकी डेरिवेशन हुई थी। हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू क्या है, v इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर है ना। तो ई का यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं ना, एक नया यूनिट, ये वोल्ट हो जाएगा v का, और डेल्टा आर का मीटर, वोल्ट पर मीटर। ई का नया यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए। तो इस प्लेट पे 20 वोल्ट है, बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है, और बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, 10 वोल्ट पर मीटर है। तो आपको सेकंड प्लेट का पोटेंशियल बताना है, जल्दी से निकाल सकते हैं, राइट। डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर करके, ई का वैल्यू क्या है, 0 ई का वैल्यू क्या है, 0। ई का वैल्यू 10 है, 0 नहीं है। डेल्टा आर का वैल्यू 2 है, अच्छा, ए का वैल्यू थोड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, राइट। अब ये अगर 20 है, चेंज इन पोटेंशियल 20 है, इस प्लेट पे कितना 20, और बीच का डिस्टेंस क्या है 2 है, राइट। तो हम लोगों को दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चला, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या पता चला, दोनों प्लेट के बीच का 20। तो या तो इस प्लेट पे क्या हो सकता है 40 हो सकता है, या तो इस प्लेट पे कितना पोटेंशियल हो सकता है 0 हो सकता है, तभी तो 20 का डिफरेंस होगा, राइट। तो ऑब्वियसली हम लोगों को देखना है कि ई का डायरेक्शन जो इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ है, राइट। तो फाइनली क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कहाँ से हम लोग ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि 0 होगा, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज निकाल ले रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो 20 है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, हम लोग जस्ट मैग्नीट्यूड का बात करें 20 है। लेकिन हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ से ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली यहाँ का 20 है तो 20 से कम 0 है, 40 नहीं है, तो 0 इज द राइट आंसर। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एग्जैक्ट फार्मूला यूज करते फिर भी आपका सेम आंसर आता। ये 20 था, ये 10 था, ये 2 था, और इस प्लेट का नाम ए दो, इस प्लेट का नाम बी दो, तो फाइनली वी बी माइनस वी ए, ये क्या है, वी बी माइनस वी ए, ये डेल्टा वी है। डेल्टा वी इक्वल टू एग्जैक्ट फार्मूला क्या है, माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, राइट। तो माइनस ई का वैल्यू कितना है 10, और डेल्टा आर का वैल्यू कितना है 20, राइट, दिखाई दे रहा है। और कॉस कॉस 0 कितना होगा 1 होगा, राइट। तो ये कितना आपको मिला, डेल्टा और 2 है सर। अच्छा 2 है ये, तो ये कितना मिला -20। और दिया हुआ क्या है, वी ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो -20 इधर और इधर से कैंसिल हो गया, वी वी का वैल्यू क्या मिला 0। तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी मिल जा रहा है। तो या तो मैग्नीट्यूड याद रखो, या ये डायरेक्शन के साथ नेगेटिव वाला फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है मुझे, ताकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से देखिए। हम लोग अभी कौन सा फील्ड का बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग क्वेश्चन को जस्ट एक बार कॉपी में लिखो, उसके बाद खुद से ट्राई करो, ठीक है। कुछ इस तरह से दिया हुआ है, डॉटेड लाइन है, नाम दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, और ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का साइड क्या है 1 मीटर, सारा का सारा साइड क्या है 1 मीटर, ठीक है। तो जल्दी से पहले ये लिखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या है।
ई का वैल्यू दिया हुआ है 20 वोल्ट पर मीटर। 20 वोल्ट। एक बार इसको था बोर्ड एग्जाम में, विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट वोल्ट पर मीटर, राइट। वोल्ट पर मीटर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? और मैक्सिमम लोग इस चीज को भूल जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम तो आप लोग जानते ही है बाय डेफिनेशन, बाय रिलेशन ये वोल्ट पर मीटर भी आता है, ठीक है। ये दो यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वोल्ट पर मीटर। नोट्स में इंक्लूड कर लेना। तो ये उतार लिया ना। अब हाँ ई का वैल्यू तो 20 वोल्ट पर मीटर है। आपको फाइंड आउट करना है वी ए माइनस वी डी कितना है, वी बी माइनस वी ए कितना है, वी ए माइनस वी सी कितना है। ये तीन फाइंड आउट कर लिए तो काफी है। ऐसे तो और भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कर पाओगे? लॉजिक यूज करो। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, उसके बाद में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिसाइड कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वी ए माइनस वी डी, ये फील्ड है और यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ है, राइट। ए और डी कहाँ है? ए यहाँ है, डी यहाँ है। आप लोग तो लिख चुके हो, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि ये ए और डी तो सेम पोजीशन पे लाई कर रहा है, राइट। सेम पोजीशन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब कि हम लोग जानते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ वी डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, ये हम लोग को पता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पोजीशन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब वी ए इक्वल्स टू है वी डी के। इसका मतलब वी ए माइनस वी डी क्या होगा, वी ए माइनस वी डी इक्वल्स टू 0। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताओ। वी बी माइनस वी ए माइनस वी 20 है। ए यहाँ है और बी यहाँ है ना। तो ए यहाँ है, बी यहाँ है, वी बी माइनस वी ए निकालना है ना। तो सबसे पहले तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड आप इसका अगर बात करो, पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, ई डॉट डी आर होता है ना, डेल्टा आर। और देखिए ई का डायरेक्शन और डेल्टा आर ए टू बी है, राइट। ई और डेल्टा आर का जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसका मतलब कॉस 0 होगा, राइट। एंगल कितना होगा 0, कॉस 0 कितना होगा 1। मतलब ई का वैल्यू मैंने कितना एज्यूम किया है 20 ना। और डेल्टा आर का वैल्यू क्या है 1 है। ये साइड क्या है 1 है, राइट। साइड क्या है 1 है। सर एक डाउट था सही है। अभी तक सर, एंगल रिजल्ट तो नहीं आया। 180 है ना? नहीं नहीं, अभी तक मैंने रिजल्ट नहीं बताया, ठीक है। अभी कैलकुलेशन चालू है, पूरा कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। आपका आंसर सही आया -20, ठीक है। लेकिन वो अलग लॉजिक से ये 20 आया है, राइट। 20 इंटू 1 इंटू, देखिए डेल्टा आर ए टू बी, ये डेल्टा आर का डायरेक्शन है और ई का भी डायरेक्शन सेम। आंसर सही करने के लिए कुछ भी कर लेना ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। तो एंगल कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होगा 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 होगा और फाइनली आंसर 20 आएगा। अब क्योंकि ये मैग्नीट्यूड आया है, डायरेक्शन के लिए मैंने एक स्टार बोल के पॉइंट याद करने के लिए आपको कहा, द वैल्यू ऑफ बी पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ, राइट। सो ऑब्वियसली ए का वैल्यू ज्यादा है या बी का वैल्यू ज्यादा है, ए का वैल्यू ज्यादा है, राइट। बी का वैल्यू कम है, वी बी का वैल्यू क्या है कम है और वी ए का वैल्यू ज्यादा है। तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा, नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव आना चाहिए तो ये +20 होगा कि -20, -20। तो -20 वोल्ट इज द राइट आंसर। लेकिन उस लॉजिक से नहीं कि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, नो, थीटा का वैल्यू 0 है। किस लॉजिक से, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। ओके, क्लियर है। तीसरा वाला आप लोग खुद से करो जल्दी से।
एक सेकंड, ये करो मैंने ए और सी, है। तो तीसरा वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, क्या था क्वेश्चन? 1 + 1 2 √2। फाइंड आउट किसके किसके बीच करना है? v क्या है, क्वेश्चन क्या है? मेरे ख्याल से VA माइनस VC है ना, VA माइनस VC फाइंड आउट करना है, राइट? यही है क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? VA माइनस VC। ओके, तो VA माइनस VC मुझे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि मैग्नीट्यूड क्या है, राइट? तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? E डॉट डेल्टा R। अब देखिए E और डेल्टा R के बीच का डायरेक्शन क्या है? A और C, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, तो ये डेल्टा R है, दिखाई दे रहा है? ये है डेल्टा R, ये डेल्टा R का डायरेक्शन है और ये E का डायरेक्शन है। बीच का एंगल कोई बता पाएगा? E और डेल्टा R के बीच का एंगल ये कितना होगा? टोटल क्या है? 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 45। तो cos 45 कितना होता है? 1/√2, राइट? cos 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। E का वैल्यू कितना है? 20। और कोई बता पाएगा डेल्टा R? अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और cos 45 क्या होता है? 1/√2। तो √2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया? 20। अब चेक करना है +20 है या -20 है, राइट? इसके लिए क्या याद करेंगे हम लोग? वो पॉइंट याद करेंगे। जैसे कि कल इजलाल बोला था, सर क्या फायदा है, ऐसे याद रख के, द वैल्यू ऑफ v डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ e। यहाँ पे फायदा है, यहाँ पे हम लोगों को साइन इससे पता चल रहा है +20 है या -20 है। अब देखिए ये A है और ये C है, तो ऑब्वियसली A का पोटेंशियल ज्यादा है या C का पोटेंशियल ज्यादा है? A का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब कि VA इज ग्रेटर देन VC, तो VA माइनस VC क्या होगा? पॉजिटिव। तो आंसर विल बी +20 वोल्ट। क्लियर है? लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोगों को आज की क्लास में एक डेरिवेशन करना है, ठीक है? लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा, अब आप लोगों को करना है। ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोग भी ट्राई किए, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर कितना होगा? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है? ये आप लोगों को सॉल्व करना है, रेडी रहो। A, B एंड C, ठीक है? अगर E का वैल्यू दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है? और ट्राइंगल का जो साइड है, हर एक साइड का लेंथ है 2 मीटर, ठीक है? तो आपको बस एक ही चीज बताना है, VA माइनस VB कितना होगा? देखते हैं कौन बता पाता है सबसे पहले। VA माइनस VB कितना होगा? और एक बात मैं बता दूं कि बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि हड़बड़ी में करोगे तो आपका आंसर भले ही सेम हो, मतलब राइट हो, लेकिन वो गलत हो सकता है। सर आपकी आवाज ग्लिच हो रही है बहुत। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। 5√3 आ रहे। सोचिए, कुछ आंसर्स आए हैं मेरे पास और वो सही है, बाकी लोग ट्राई कीजिए जल्दी से। आप लोग सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड VA माइनस VB का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये फाइंड आउट कीजिए पहले। उसके बाद लॉजिक यूज कीजिए, असल में VA बड़ा है या VB बड़ा है। बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो पॉजिटिव, छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो नेगेटिव। ये सिंपल सा लॉजिक। और ये कैसे पता चलेगा VA का वैल्यू ज्यादा है या VB का वैल्यू ज्यादा है? तो द वैल्यू ऑफ V डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ E। तो E के डायरेक्शन में देखिए, एक पॉइंट थोड़ा आगे है, B पॉइंट पीछे है, मतलब B बड़ा है A से। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो तो नेगेटिव आएगा।
डायरेक्शन तो पहले ही पता चल गया। अब आंसर है कितना, तो सबसे पहले क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ई और डी आर का, तो वी ए माइनस वी बी ये है डेल्टा आर, ठीक है। और ई का डायरेक्शन क्या है, ये है ये, तो बीच का एंगल कितना होगा, बीच का एंगल कितना होगा, 60। बीच का एंगल 60 डिग्री है। अब अगर कोई बोले कि सर यहाँ वी ए माइनस वी बी है, मतलब शायद से एंगल जो होगा वो 60 नहीं होगा, कोई मैथ का स्टूडेंट शायद ये दिमाग लगा सकता है, सर ए टू बी लेना है, मतलब डेल्टा आर का डायरेक्शन ये है और ई का डायरेक्शन ये है, मतलब शायद एंगल 120 डिग्री लेना है, राइट। तो मैं कहूंगा कि डेल्टा आर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा है, तो सिर्फ ये वाला इससे मतलब है कि ये कितना एंगल पे बैंड है और ये कितना एंगल पे बैंड है, बस इससे मतलब है। हाँ 120 ले सकते थे, लेकिन कब लेंगे, जब एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल वी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डेल्टा आर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई का वैल्यू कितना, नेगेटिव ऑफ 10 इंटू आर का वैल्यू कितना 2 इंटू कॉस कितना हो जाएगा 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, कॉस 120 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, माइनस आता है 1/2। -1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इससे इससे करें तो कैसे करेंगे, हम लोग 60 डिग्री लेंगे, 1/2 कैंसिल हो जाए और आंसर आ जाएगा हम लोग, ठीक है। सर 120 डिग्री वाला समझ नहीं आया। हम्म 120 डिग्री वाला समझ नहीं आया। कैसे 120 डिग्री लिए ये मतलब समझ में नहीं आया या कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, 120 डिग्री कैसे लिए? कैसे लिए, ओके। तो जैसा कि ट्राइंगल ये था ए बी, ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी अगर फाइंड आउट करना है तो ए टू बी लेना है ना, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन। तो ए टू बी किधर जा रहा है, देखिए ध्यान से, ए टू बी मेरे ख्याल से ये है डायरेक्शन डेल्टा आर का, और ई का डायरेक्शन क्या है, ये है, राइट। अब ऑब्वियसली ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं सर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको फंसाऊंगा ही नहीं, मैं आपको ये डायरेक्शन को यहाँ से दिखाऊंगा। ये डायरेक्शन है ना, कुछ इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लो, ये नीचे इस डायरेक्शन में, ये डेल्टा आर का डायरेक्शन है, सिर्फ डायरेक्शन का बात हो रहा है, ये डेल्टा आर का डायरेक्शन है, डेल्टा आर। और ई का डायरेक्शन क्या है, ये है, राइट। ई का डायरेक्शन क्या है, ये है। तो फाइनली ये वाला एंगल 120 डिग्री। सर तो इसीलिए मैं उस टाइम cos 180 कह रहा था जब आपने वो बनाया था, तो डेल्टा आर का मैं, जैसे आपने कुछ इलेक्ट्रिक नहीं, फील्ड जब बनाई मैंने थी वो बनाया था, आप ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है और ये कुछ इस तरह से, ठीक है। ए टू बी लेना है, तो जब ए टू बी लेना है तो ये लेना है डायरेक्शन, ठीक है। सर वो B2A क्वेश्चन था। वहाँ पे बी टू ए, जब बी टू ए भी लेंगे तो 60 डिग्री मैग्नीट्यूड कैसे अगर हम लिया? लोग 60 डिग्री कैसे लिए, जब मैग्नीट्यूड लेंगे, 120 ही लेना था ना? इसलिए मैं तो बोल रहा फिर हूँ तो ये एग्जैक्टली मुझे बस यही डर था कि कब क्या एंगल नहीं क्या लेना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग इसमें ना फंसो, आप सिर्फ हमेशा ये याद रखो, डेल वी इक्वल टू ई, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर। ये अगर याद रखोगे और फाइनली याद रखोगे कि v का वैल्यू e के डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, तो आप फंसोगे ही नहीं, ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आ रहा है तो आपको इधर लेना है या इधर लेना है, इसमें फंसना ही नहीं है। आपको पता चल रहा है कि ये लेंथ एक और ये लेंथ ई, इधर ई का डायरेक्शन है और ये लेंथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, क्लियर है। तो कंफ्यूजन और नहीं अगर होना चाहिए मेरे ख्याल सर अगर एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर करें तो से 120 डिग्री लेना होगा। वो कैसे हो रहा है? ठीक है, और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करो, अगर कुछ कंफ्यूजन अगर आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। आज की क्लास हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लोग रिलेशन देख चुके हैं और फाइनली अब क्या टॉपिक है हम लोगों को,
हम लोगों के पास, हम लोग क्या किए है पता है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से ई का वैल्यू निकाले, राइट। चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर था हम लोगों के पास, और उसकी वजह से ई का वैल्यू 3 पोजीशन पे निकाले। वो 3 पोजीशन क्या था, एक आउटसाइड वाला पॉइंट था, एक सरफेस वाला पॉइंट था, और एक इनसाइड वाला पॉइंट था, राइट। और फाइंड आउट किया, क्या किए थे, ई का वैल्यू आउटसाइड, ई का वैल्यू सरफेस, ई का वैल्यू इनसाइड। ये 3 ई का वैल्यू याद है? याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एक चीज आपको याद होना चाहिए, ई का वैल्यू अगर हॉलो कंडक्टर है तो हॉलो कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रिसाइड करते हैं, राइट। चार्ज क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रिसाइड करते हैं हॉलो कंडक्टर के लिए। तो ई का वैल्यू जो होगा अंदर में इनसाइड द सरफेस क्या होता है, जीरो। ये इतना आता था, जीरो आता था। बस ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट अगर याद है, प्लस ये कॉन्सेप्ट याद है कि पोटेंशियल होता क्या है। पोटेंशियल इन्फिनिटी से किसी एक चार्ज को की पॉइंट पे लेके आ जाओ तो हम लोगों को की पॉइंट का पोटेंशियल पता चलता था। अगर ये दो कॉन्सेप्ट याद है तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक वही होने वाला है, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फीयर, राइट। अब चार्ज्ड स्फीयर मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया कि चार्ज्ड स्फीयर जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि स्फीयर होता है, जो स्फीयर होता है वो क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर दो दो टाइप का होगा, एक कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, दूसरा नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। उसी तरह से सॉलिड स्फीयर दो टाइप का होगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ये तीन सॉलिड स्फीयर का, ये तीन स्फीयर का देखिए, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीन स्फीयर का प्रॉपर्टी सेम है। क्या प्रॉपर्टी है, इफ यू विल गिव सम चार्ज ऑन दीज स्फीयर, चार्ज resides on the surface। समझ में आया? ये तीन स्फीयर्स का ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप कुछ अमाउंट का चार्ज इन तीनों स्फीयर में से किसी को भी दोगे तो चार्ज कहाँ पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, ठीक है। लेकिन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का स्पेशल प्रॉपर्टी है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का प्रॉपर्टी क्या है कि ये है, सॉलिड पूरा का पूरा अंदर भी मटेरियल है प्लस नॉन कंडक्टिंग है। इसका मतलब आप अगर चार्ज यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, कंडक्टिंग होता तो हो सकता है कि ये सरफेस पे आ जाता, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में चार्ज तो मूव नहीं कर पाएगा, राइट। तो चार्ज को यहाँ दिए तो यहाँ पे ये बाउंड हो जाए, यहाँ पे ये बाउंड हो जाए, सारा का सारा चार्ज जहाँ पे दोगे वहाँ पे बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज क्या है, अगर किसी एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में चार्ज दोगे तो चार्ज इन द होल वॉल्यूम, चार्ज कहाँ रहेगा, पूरा का पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मतलब एक पूरा का पूरा स्फीयर में आप जब चार्ज दोगे तो हर एक जगह पे चार्ज रहेगा, जहाँ जहाँ चार्ज आप दोगे, मूव नहीं करेगा। लेकिन यही अगर सॉलिड स्फीयर होता तो चार्ज क्या होता, बाहर की तरफ आ जाता, चार्ज क्या होता, बाहर की तरफ आ जाता। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ऐसा होता है, समझ। और ये सारा चीज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में डिस्कस भी कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यूज है, इसलिए मैं एक बार फिर से बता दिया, ठीक है। तो देखते हैं, तो दो डेरिवेशन वहाँ पे हुआ था, याद अगर आपको, इनका प्रॉपर्टी क्योंकि सेम है, इनके लिए एक डेरिवेशन था, ई का वैल्यू हम लोग इनसाइड आउटसाइड एंड सरफेस निकाले थे, और इसके लिए एक स्पेशल डेरिवेशन अलग से किए थे, और फाइनली इनसाइड आउटसाइड एंड सरफेस से निकाले थे इसके लिए भी, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी दो डेरिवेशन हो सकता है, ई के लिए नहीं, वी के लिए, पोटेंशियल के लिए, क्योंकि पहले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं, ई पढ़े हैं, राइट। सेकंड चैप्टर में वी पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करें पहला डेरिवेशन। तो पहला डेरिवेशन ये है, पोटेंशियल ड्यू टू वो तीन जो सेम टाइप का प्रॉपर्टी रख रहा है, पहला हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, एंड दूसरा क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, तो ये तीनों के लिए सेम डेरिवेशन होगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टर हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, हॉलो कंडक्टर है, लेकिन प्रॉपर्टी सबका सेम ही है, ये तीनों का सेम ही है। तो पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो कंडक्टर में तीन पॉइंट लेंगे, तीनों पॉइंट पे हॉलो कंडक्टर की वजह से हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। अब वो तीन पॉइंट कहाँ कहाँ लेना है, एक पॉइंट लेंगे आउटसाइड में, दूसरा पॉइंट सरफेस पे लेंगे, और तीसरा इनसाइड पे लेंगे, और देखेंगे कि पोटेंशियल कितना कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आउटसाइड में अगर पॉइंट लेना है
तो जो स्मॉल आर है वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ स्फेयर से बड़ा होना चाहिए, तभी तो आउटसाइड पहुंचोगे। अगर ये एक स्फेयर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, आपको आउटसाइड वाला पॉइंट लेना है, तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या लोगे, ग्रेटर देन आर लोगे, तभी तो बाहर पहुंच पाओगे स्फेयर का, राइट। तो ये हॉलो कंडक्टिंग मान लिए, इस पे चार्ज भी है जो कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहेगा, और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट पी है, इस पी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। मान लिया कि इस स्फेयर को जो चार्ज दिए वो कैपिटल क्यू अमाउंट का चार्ज दिया है, ठीक है। सो इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग फिर से वो सारा काम नहीं करेंगे, फिर से लेंदी डेरिवेशन नहीं करेंगे, जो जो चीज़ सीख चुके हैं उसका अप्लाई करेंगे उससे, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहला चीज़ सीखे है कि एक स्फेयर चार्ज स्फेयर के वजह से इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो ई का वैल्यू क्या होता है, वो होता है ई इक्वल टू के, अगर चार्ज क्यू है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ई का वैल्यू। और ऐसा फील होता है कि चार्ज, जब भी आप आउटसाइड से देखोगे तो ऐसा आपको फील होगा कि चार्ज पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है, स्फेयर के सरफेस पे नहीं है, सेंटर पे है। क्यों, क्योंकि चार्ज सेंटर पे होता तभी तो ये आंसर आता था, राइट। दिखाई दे रहा है, ये आंसर कब आता था, पॉइंट चार्ज के लिए आता था। तो भले ही ये स्फेयर है लेकिन आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ये एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगता है, क्योंकि ई का वैल्यू सेम आने लगता है, राइट। तो ई का वैल्यू हम लोगों को पहली बात पता है कि पी पॉइंट पे ई का वैल्यू कितना है। और फाइनली हम लोगों को ये भी पता है कि ई का वैल्यू किसी पॉइंट पे पता हो और कितना डिस्टेंस पे वो पॉइंट है, तो हम लोग वी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द रिलेशन डेल वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। याद है। अब क्योंकि डेल्टा के फॉर्म में तब यूज कर सकते हैं जब ई का वैल्यू कांस्टेंट हो, राइट। ई का वैल्यू जब कांस्टेंट हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ पे जो पॉइंट है, पोटेंशियल का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पी पे लेके आ रहे, और इन्फिनिटी पोटेंशियल क्या एज्यूम किया, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली इन्फिनिटी से छोटा छोटा डिस्टेंस जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आर का वैल्यू क्या होगा, हमेशा चेंज होते रहेगा, और हर एक पॉइंट पे ई का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग मिलेगा। जब ई का वैल्यू अलग अलग है हर एक पॉइंट पे, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग ये वाला नॉन यूनिफॉर्म के लिए जो रिलेशन हम लोगों को मिला था वो यूज करें, डी वी इक्वल टू सेम फॉर्मूला, बस डेल्टा को डी से रिप्लेस कर दिया, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। क्लियर है, ई डॉट डी आर क्लियर है ना। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं आउटसाइड वाले पॉइंट पे पी पे पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो ई पी हम लोगों को पहले से पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वन का कॉन्सेप्ट से इतना पता है, इसलिए मैंने ये लिख लिया। और हम लोग जान रहे हैं करने क्या वाले हैं, हम लोग इन्फिनिटी से पी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल को क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। सो डेल वी जो होगा उसके नीचे अगर लिख पाए तो और अच्छा होगा कि हम लोगों को एक्यूरेट पता चल जाए, एक्यूरेटली चेंज इन पोटेंशियल क्या, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। तो हम लोगों को दो पॉइंट पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पी पॉइंट का हम लोग एक सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या लोगे, इन्फिनिटी पे लोगे, क्योंकि आप एजम्पशन लिए हो कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, और फाइनली ये पॉइंट पे बिना कोई दिक्कत का आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आप दूसरा पॉइंट कहाँ पे एज्यूम किए हो, इन्फिनिटी पे, और ये सारा डिस्कशन बहुत बार हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देखिए ये फॉर्मूला, तो ये तो असल में रिलेशन है। तो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डी आर, क्योंकि डेल्टा वी यहाँ लिख रहा है, डी वी इक्वल टू ई डी आर है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा आएगा, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे इसलिए इंटीग्रेशन का साइन आ गया। तो डेल्टा वी इक्वल टू आएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, ई डॉट डी आर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वीपी माइनस वी इनिशियल लिख देंगे, माइनस ये इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पी तक, और ई का वैल्यू हम लोगों को पता है, ई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, राइट। डी आर कॉस 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है, ई और डी आर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो 0 डिग्री पुट कर दिए यहाँ पे, और फाइनली हम लोगों को के क्यू कॉन्स्टेंट मिला, बाहर चल गया। डी आर इंटीग्रेशन ऑफ, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² डी आर,
ये होता है माइनस ऑफ 1/r। अगर नहीं पता है तो ये लिख के रख सकते हैं, माइनस ऑफ 1/r। तो माइनस ऑफ 1/r दिए और माइनस ऑफ 1/r में लिमिट पुट किए, अगर कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक का। तो ये पहले r पुट करेंगे यहाँ पे, तो -1/r हो जाएगा, फिर माइनस साइन देंगे 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी क्या होता है? 1/इंफिनिटी 0 होता है, पता है आप लोगों को? 1/इंफिनिटी 0। तो बचा क्या? -1/r ही बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फाइनली आंसर क्या मिला? Vp इक्वल टू KQ/r। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ही खास रिजल्ट हम लोगों को मिला है, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में देखे, तो जब भी एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर से बाहर वाला पॉइंट हम लोग एज्यूम किए थे, आउटसाइड वाला पॉइंट पी पे हम लोग जब ईपी निकाले, तो हम लोगों को सेम रिजल्ट मिला। जब ये स्फेयर ना होके एक पॉइंट चार्ज होता तो उसका रिजल्ट क्या होता? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि एक चार्ज स्फेयर के लिए भी आउटसाइड वाले पॉइंट पे हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि ये चार्ज स्फेयर नहीं है, ये जस्ट एक पॉइंट चार्ज है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इट सीम्स दैट ऑल द चार्जेस इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ठीक है, ऐसा हम लोगों को फील हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोटेंशियल का भी वैल्यू, वो वैल्यू आया है जो ये फिर से फील करा रहा है दैट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है? सेंटर पे है। पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है? सेंटर पे है। क्यों? क्योंकि के क्यू अपॉन आर तब आता था, अगर आप लोग याद करो, जब चार्ज क्या होता था? पॉइंट चार्ज होता था, और उससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, वीपी का वैल्यू के क्यू अपॉन आर। क्लियर है? तो ये अगेन एक बार फिर से फील करा रहा है। सो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर ये तीन कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, हॉलो हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, ठीक है, ये तीन टाइप के स्फेयर के लिए अगर आपको आउटसाइड वाले पॉइंट पे, आउटसाइड वाले किसी एक पॉइंट पे ई का वैल्यू या वी का वैल्यू निकालने बोले, तो आप लोग ऐसा फील करो कि अच्छा आउटसाइड वाला पॉइंट है, इसका मतलब जस्ट पॉइंट चार्ज उसे मान सकते हैं, और रिजल्ट जो पॉइंट चार्ज के लिए होता है वही लिख सकते हैं। ई का वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और वी का वैल्यू के क्यू अपॉन आर। क्लियर है? और जब इस r का वैल्यू को हम लोग इक्वल टू r लेंगे, तो ये पॉइंट p कहाँ पे पहुंच जाएगा? r इक्वल टू r लेंगे। r क्या है? स्मॉल r क्या है? वेरिएबल है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, कैपिटल R हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। यस बोलिए, पूछना है किसी को कुछ? जब ये r का वैल्यू कैपिटल R हो जाएगा, तो वो पॉइंट p सरफेस पे नहीं पहुंच जाएगा। तो जब r का वैल्यू कैपिटल R पुट करेंगे इसी फॉर्मूला में, तो हम लोगों को सरफेस पे पोटेंशियल मिलेगा। ओके, यहाँ पे डेरिवेशन कैसे किया है ये याद रखिए। ये डेरिवेशन कैसे किया है? यहाँ Vp माइनस वी इंफिनिटी तो 0 मान लिया, तो ये 0 हो गया, माइनस के क्यू बाहर आ गया इंफिनिटी से आर तक। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर अगर है, तो इसका वैल्यू क्या है? -1/r। उसके बाद लिमिट पुट कर लिए, लिमिट पुट करके हम लोगों को ये मिल गया। ठीक है, तो सरफेस पे अगर देखो, तो सिंपली हम लोग सरफेस पे अगर फाइंड आउट करना चाहे कि एक चार्ज स्फेयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये अच्छे से समझ में अगर आज का क्लास आ गया, तो कल हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स या कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो कल का क्लास भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके लिए ये सारा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो कि अगर सरफेस पे कोई एक पॉइंट पी लिए, मान लो ये पॉइंट पी क्या है? ये है सरफेस। तो वीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वीपी इक्वल टू होगा, अगर चार्ज क्यू है, के क्यू अपॉन आर। याद रहेगा? कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर। तो के क्यू अपॉन आर पूछेगा कि आर क्या है, तो आपको बोलना होगा आर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर। ठीक है, आर क्या है? उस स्फेयर का रेडियस है। क्लियर है? देख सकते हैं सरफेस पे निकालने के लिए हम लोग क्या किया है? सरफेस पे आर इक्वल टू आर किया, स्मॉल आर का यहाँ कैपिटल आर लिख दिया, जो कि रेडियस ऑफ स्फेयर है, और फाइनली वीपी मिल गया सरफेस पे। सरफेस पे कितना? के क्यू अपॉन आर। बहुत ही सिंपल सिंपल सर डेरिवेशन। सर एक डाउट था। हाँ जब बताइए।
जब बिल्कुल उस स्फीयर के पास में ही ले जाएंगे इसे, तो वो पॉइंट चार्ज जैसा क्यों बिहेव करेगा? वो तो बड़ी पूरी स्फीयर जैसा बिहेव करेगा ना। एग्जैक्टली किस तरह से बिहेव करेगा, उसके लिए हम लोगों को पोटेंशियल का डेफिनेशन जानना होगा। देखिए आप ये सोचिए, आप कि आप यहाँ पे एक स्फीयर के सरफेस पे जब एक पॉइंट को एज्यूम किया है, ठीक है, और इस सरफेस वाले पॉइंट को पी नाम दे के वीपी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो भले ही ये यहाँ से इतना सिंपली आर इक्वल टू आर देन से आ गया, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि आप इंफिनिटी पे एक पॉइंट लो, राइट। यहाँ तो शॉर्टकट मैंने मार दिया। आप इंफिनिटी पे एक पॉइंट लो और वहां पे एक चार्ज क्यू एज्यूम करो, उस चार्ज को इस पॉइंट पी पे लेके आओ, तो आप खुद सोचो कि इसको ये रिपेल कर रहा होगा, राइट। रिपेल कर रहा होगा, इसलिए रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस डायरेक्शन में लेके आना है, यहाँ इस पॉइंट पी पे लाना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ ना कुछ आप वर्क डन करोगे, कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से ई तक, डिवाइडेड बाय क्यू करोगे, तो देखा ये गया है कि ये वैल्यू जब आप निकालोगे, इवन आप घर पे डिराइव भी कर सकते हैं इस चीज को, जस्ट ये कहाँ तक, कैपिटल आर तक लेके आना, ठीक है। तो देखा ये गया है कि ये वैल्यू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो चार्ज, ये पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव क्यों कर रहा है? ये बिहेव क्यों कर रहा है? क्योंकि वैल्यू सेम आ रहा है, राइट। हम लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे ये लैंग्वेज को अगर ध्यान से देखो, इट सीम्स एज इफ व्हाइल चार्ज इज कैप्ट एट सेंटर, ऐसा लगता है, ठीक है। अब ऐसा लगने का रीजन क्या है, क्यों, क्या है पता है? कि आपको पहले रिजल्ट मिला है, रिजल्ट मिल के आप ऐसा फील कर रहे हो, अच्छा ऐसा लगा मुझे, ठीक है। और इसके लिए भी अगर सेम रिजल्ट मिला तो आप बस बोल रहे हो कि हाँ इसके लिए भी सेम ऐसा लग रहा है कि चार्ज क्या है, सेंटर पे है, ठीक है। अगर क्योंकि वैल्यू सेम आया इसलिए ऐसा लगा, ठीक है। और एक अच्छा। रीजन ये है कि अगर आपको ये चीज बस ये शॉर्टकट पसंद नहीं आ रहा है, तो बहुत ही इजीली आप डिराइव कहाँ से कहाँ तक किए थे, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आए, इस पॉइंट पी पे लेके आए ना, तो इन्फिनिटी टू स्मॉल आर लिए, राइट। अगर इस पॉइंट से, ध्यान से देखिए, इस इन्फिनिटी से अगर आप सरफेस वाले पॉइंट पे लेके आओगे, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या हो जाएगा, कैपिटल आर पुट करोगे, राइट। जैसे ही कैपिटल आर पुट करोगे, सब का सब वैल्यू सेम होगा, बस यहाँ कैपिटल आर होगा, जब लिमिट पुट करोगे यहाँ पे, तो इन्फिनिटी से कैपिटल आर पुट करोगे और फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा और ये सरफेस का ये आ जाएगा। तो ये रिजल्ट है, राइट। और रिजल्ट देख के हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है, उल्टा नहीं है कि ये फील कर रहा है ऐसा, उसके बाद ऐसा रिजल्ट आया, नहीं, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इज इनसाइड। अब देखिए इनसाइड वाला को समझने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, और मे बी मैथ्स वाले स्टूडेंट को जो डिफरेंशिएशन अगर पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशली, अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो तो आपको स्पेशली डेफिनिट इंटीग्रल में, सॉरी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अगर दोनों आप अगर अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन जो हम करते हैं सेम नेचर पे करते हैं, राइट। जैसे कि आप अगर यहाँ पे एज्यूम किए हो इंफिनिटी और यहाँ पे कोई एक पॉइंट एज्यूम किए हो, तो ये बीच का जो मीडियम है वो सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे, ओके। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या आएगा, ये चीज देखिए कि अगर मैं बोलूं कि एक स्फेयर है, उसके इनसाइड पे आप कोई पॉइंट पी लो और उस पे वीपी का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप अगर एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट आपको पता है वहां चल गए कि आप इन्फिनिटी में चले जाओगे, वहां पे चार्ज लोगे और उसे यहाँ तक लेके आओगे, ठीक है। कहाँ तक लेके आओगे, मे बी स्मॉल आर तक लेके आओगे, ठीक है। तो अगर इस तरह से इंटीग्रेट कर दिए इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक, तो ये इंटीग्रेशन ही वैलिड नहीं है, मैथ्स इसको अप्रूवल नहीं देगा इस इंटीग्रेशन को। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है। अगर मैथ्स का हम एग्जैक्ट टर्म यूज करें, कंटिन्यूटी ब्रेक हो रहा है, और जहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक होगा वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और कंटिन्यूटी ब्रेक कैसे हो रहा है आप खुद देखो, यहाँ पे ऐसे एयर 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 मीडियम है, एयर मीडियम है, एयर मीडियम है, और ये जो स्फेयर का सरफेस है इसको पार नहीं कर सकते, इतना इजी नहीं है इसको पार करके आप डायरेक्ट लिमिट यहाँ से यहाँ तक ले लिए, नो।
आप यहाँ से इन्फिनिटी से बाहर में किसी भी पॉइंट तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस आ चुका है आप अंदर नहीं जा सकते, समझे। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालने के लिए एक अलग टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। और वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक है हम लोग इंटीग्रेट जो करेंगे, ध्यान से देखिए, इंटीग्रेट सेम नेचर वाले फील्ड में हो सकता है, राइट। इंटीग्रेशन जो है वो सेम नेचर वाले फील्ड में हो सकता है। अब सेम नेचर वाले फील्ड में इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग इस सरफेस के जस्ट अंदर एक पॉइंट लेंगे, वो क्या हो जाएगा, वी सरफेस हो जाएगा ना, पोटेंशियल एट द सरफेस, जस्ट सरफेस के अंदर। और उसके बाद अंदर वाला पॉइंट वीपी, ठीक है, जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, और इस बार आर इज लेस देन आर है, तभी तो इनसाइड वाला पॉइंट है, राइट। क्लियर है। और इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे सरफेस से पॉइंट तक, ताकि ये नेचर सेम हो, ठीक है, नेचर क्या हो, सेम हो, कोई भी वॉल का या बाउंड्री का बैरियर ना हो, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, वीपी या चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू, हम लोगों के पास ये रिलेशन है, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, और सामने नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। बस इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है, इंटीग्रेशन का लिमिट लेना है एस, मतलब सरफेस से पॉइंट पी तक। सरफेस कहाँ है, जस्ट सरफेस के इनसाइड वाला एयर, और उसके अंदर जो पॉइंट पी है, यहाँ से यहाँ तक, बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सरफेस से पॉइंट पी तक लेना है, और ई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जानते हैं, एक कंडक्टिंग स्फीयर में क्योंकि चार्ज सिर्फ बाहर होता है, चार्ज सिर्फ बाहर होता है, ई क्या होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये इसका प्रूफ असल में गॉस ने भी दिया, गॉस ने कहा कि जहाँ चार्ज नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है, वहाँ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं है, राइट। आप लोग जानते हो फाई इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ds होता है, राइट। और अंदर में क्या होता है, एक स्फीयर के अंदर में चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, मतलब अंदर में फ्लक्स जीरो, मतलब सारा का सारा कॉन्सेप्ट गॉस ने भी बताया कि क्योंकि कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर का चार्ज सिर्फ बाहर रिसाइड करता है, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे लो या इस पॉइंट पे लो या सेंटर पे लो, कहीं भी लो, ई का वैल्यू क्या है, जीरो है। और ये प्रूफ हम लोग कहाँ पे किए, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में किए। अगर बिलीव नहीं होता तो एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का नोट्स आप देख लेना, ठीक है। तो ई का वैल्यू हम लोग जीरो यहाँ पुट कर दे, जैसे ही जीरो पुट किए तो हम लोगों को मिला राइट हैंड साइड में जीरो। लेकिन क्या पोटेंशियल जीरो हुआ, नहीं, पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ। क्या चेंज इन पोटेंशियल जीरो हुआ, हाँ। हम ये चीज को समझाने से पहले कुछ बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो। हम लोग जैसे ई का वैल्यू जीरो पुट किए, डेल वी हम लोगों को जीरो मिला, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल जीरो मिला। और चेंज इन पोटेंशियल जीरो मिला किसके किसके बीच, सरफेस और पॉइंट पी के बीच का चेंज इन पोटेंशियल जीरो मिला। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस का पोटेंशियल और पी पॉइंट का पोटेंशियल सेम था, तभी तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो है। इसका मतलब अंदर में चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भले ही जीरो हो जाए, पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है। और कितना होता है, सरफेस पे जितना होता है उतना ही होता है। देखिए सरफेस पे कितना है, इतना है, तो यहाँ पे भी इतना होगा। कैसे, ये वैल्यू को जीरो किए, ये वैल्यू जीरो आया, अब इसे क्या लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब वीपी माइनस वी एस, वीपी माइनस वी एस इक्वल टू जीरो। तो वीपी इक्वल्स टू वी एस, और वी एस का वैल्यू आप लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर। समझ में आया। तो आपको ये समझ में आया कि आप इनसाइड में सेंटर वाला पॉइंट लो या ये वाला पॉइंट लो या ये पॉइंट लो, कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। और वो पोटेंशियल किसके बराबर है, किसी भी इनसाइड वाले पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर है, सरफेस वाले पॉइंट का पोटेंशियल का। और सरफेस का पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन आर। आया। तो हम लोगों को पता ये चला कि बाहर वाले पोटेंशियल, बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपॉन आर। सरफेस पे कितना है, के क्यू अपॉन आर। और इनसाइड पे कितना है, के क्यू अपॉन आर। तो क्या हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, ये तीन डेटा से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्राफ कैसा होगा, देखिए ग्राफ कैसा होगा। हम लोग सबसे पहले एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, और स्फीयर का ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट एकदम ओरिजिन और ये सेंटर वाला पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, राइट।
इसका मतलब सेंटर से स्टार्ट हुआ है। ऐसे बाहर जाएंगे तो नेचर कैसा होगा, उसके बाद फिर सरफेस पे नेचर कैसा होगा, और उसके आउटसाइड कैसा नेचर होगा, ये जस्ट ये स्क्वायर दिखा रहा है, इसलिए मैं इस टाइप से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जस्ट ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे तो कहाँ क्या है वो उतना क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब तक ये लाइन यहाँ से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, तो देखिए सेंटर से और इस सरफेस के बीच में पोटेंशियल कांस्टेंट है, जो कि मैंने कहा जब भी आप इनसाइड रहोगे, मतलब कि आर लेस देन कैपिटल आर, जब तक इनसाइड रहोगे पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट पोटेंशियल का वैल्यू अगर यहाँ पे लिखना चाहो, सिंपली ग्राफ बना के दे देगा, बोलेगा यहाँ पे वी पी का वैल्यू या वी का वैल्यू कितना है, तो आप क्या बोलोगे के क्यू अपॉन आर है, राइट। तो ये वैल्यू कितना है, कांस्टेंट वैल्यू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, सरफेस का पोटेंशियल। उसके बाद जैसे ही ये सरफेस पे गए यहाँ तक कांस्टेंट, उसके बाद बाहर गए तो 1/r से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r से डिक्रीज करेगा, मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ये ग्राफ क्लियर है, ग्राफ क्लियर है। इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट, आउटसाइड अब जैसे जैसे जा रहा है डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है ये, अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, ये तो v वर्सेस r का ग्राफ है ना। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 अगर याद हो, ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ किए थे, मैं बस कंपेयर करके पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से माइंड में सेट हो जाए कि अच्छा वहाँ ये होता था, यहाँ ये होगा, राइट। तो ई वर्सेस आर का ग्राफ आप नोट्स खोल के देख सकते हो कि कितना था, जब तक अंदर से 0 था, इसलिए ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ब्लू लाइन से मैं ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। ये क्या था, 0 था, फिर अचानक से ये इंक्रीज करता है इतना, राइट, और यहाँ से फिर ऐसे डिक्रीज नहीं करता है। ये अगर बना दिए तो गलत, ये ऐसे डिक्रीज करता है, इसका स्लोप ज्यादा होता है कुछ इस तरह से। तो रेड लाइन से मैं बता रहा हूँ अब कि पहले तो 0, जब तक r इक्वल टू r तक पहुंचे, मतलब सरफेस तक पहुंचे, e का वैल्यू 0 है, सरफेस के जस्ट इनसाइड तक। सरफेस पे e का वैल्यू अचानक से इतना आ जाता है, और ये वैल्यू कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सरफेस पे कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद कैसे डिक्रीज करता है, ऐसे डिक्रीज करता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नहीं आर स्क्वायर। अगर सेम ग्राफ बना रहे हो तो फिर कुछ सीखे ही नहीं, ऐसा लगेगा। समझ में आ रहा है। तो अगर ग्राफ को कंपेयर किया जाए तो वहां पे ग्राफ कुछ इस तरह से था, यहाँ डॉटेड लाइन और ऐसे है ई वर्सेस आर। और यहाँ पे ग्राफ कैसा है, यहाँ पे 0 नहीं है, अंदर का यहाँ से नहीं लेना है हम लोगों को, यहाँ कांस्टेंट, उसके बाद जस्ट ऐसे स्लोप। समझ में आया। और अगर सारा का सारा वैल्यूज जो हम लोगों को मिला वो हम लिखना चाहे अगर, तो कुछ इस तरह से होगा कि ई का वैल्यू जो कि हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, और वी का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, वो क्या क्या है। ई आउटसाइड हम लोगों को मिला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो वी आउटसाइड मिला है के क्यू अपॉन आर। ई सरफेस हम लोगों को मिला था के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और वी सरफेस मिला है के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ई इनसाइड मिला था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 0, याद रहे, ई इनसाइड हम लोगों को मिला था 0, लेकिन वी इनसाइड हम लोगों को मिला है के क्यू अपॉन आर। पोटेंशियल 0 नहीं होगा, ठीक है। और इसी चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, जहाँ चार्ज 0 है वहाँ पोटेंशियल 0 नहीं है, ठीक है। क्लियर है, कोई क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोगों को मिला है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में पढ़े, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में पढ़े, राइट। और आप लोग देख ही रहे हो कि कैसे ये दोनों रिलेटेड है, हम लोग देख पा रहे हैं कैसे इन दोनों चीज को हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं। पहले ई और वी को रिलेट किया और फाइनली ये सारा वैल्यू हम लोग रिलेशन से फाइंड आउट किया, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जल्दी से। ओके, सो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, आज के क्लास में हम लोगों ने ई और वी का रिलेशन से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एंड फाइनली हॉलो
कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर्स की वजह से इनसाइड, सरफेस एंड आउटसाइड पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा वो हमने फाइंड आउट करा, और फाइनली देखा कि ग्राफ कैसा बनेगा, राइट। और ई वर्सेस आर के ग्राफ से हमने वी वर्सेस आर के ग्राफ को कंपेयर किया और जाना कि स्लोप किसका ज्यादा होता है, ई वर्सेस आर का। क्यों? क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो स्लोप किसका ज्यादा होगा, ई वर्सेस आर का। मतलब ज्यादा तेजी से ई घटेगा या ज्यादा तेजी से वी घटेगा, आउटसाइड में ज्यादा तेजी से ई का वैल्यू घटेगा। तो ये सारी चीज डिस्कशन हुआ आज, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।